उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नमस्कार। अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद जी। योगी जी, आप जानते हैं इन दिनों देश में खासतौर पर दिल्ली के आसपास किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अल्ट्रा लेफ्ट लीडर्स ने अब इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। यहां पर कई पोस्टर्स लगे हैं जिनका लेना देना किसान से तो कुछ नहीं है, लेकिन हां देश विरोध से जरूर है। देखिए, हमें इसी बात की चिंता थी और हम इसी बात को बार बार कहते रहे हैं कि केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर कृषि क्षेत्र के उन्नयन और किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और पिछले 6 वर्षों के दौरान जो भी कार्य केंद्र की मोदी सरकार ने किया है वह अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय है। अगर 6 वर्ष के इस कार्यकाल को हम देखें और पिछली सरकारों के 60 वर्ष के कार्यकाल को देखें जी, तो देश के किसानों के हित के लिए किए गए 6 वर्ष के कार्य पिछले आजादी के बाद के 60 वर्षों के कार्यकाल पर भारी पड़ेगा। और यही कारण है कि जब देश का किसान, याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए 2004 से 2014 के बीच में लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्याएं की थी, देश के लिए चिंता का विषय बना था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि हमें 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री मृदा परीक्षण की कार्य योजना को देश के अंदर लागू करने का रहा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, कृषि सिंचाई की योजना को वन ड्रॉप मोर क्रॉप के साथ जोड़ने के साथ ही उसको तकनीक के साथ जोड़ने और अधिक से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के जो कार्यक्रम चले, उन्नत बीज, उन्नत खाद, कृषि विज्ञान केंद्रों की एक श्रृंखला और आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई देश के अंदर प्रारंभ हुई, उस कार्रवाई का ही हिस्सा था कि देश के अंदर आपने देखा होगा 2018 में पहली बार देश के अंदर लागत का 1.5 गुना दाम 24 जीन्स का ये मोदी सरकार ने घोषित किया। प्रोक्योरमेंट में गारंटी किसानों को देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। और यही नहीं, 2019 में, फरवरी 2019 में जब केंद्र की मोदी सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि घोषित की थी, तब भी बहुत सारे लोग इस बात को कहते थे कि तो चुनावी शगुफा है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 1.25 वर्षों से यह योजना पूरी मजबूती के साथ हजारों करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में गए हैं, जिन्हें किसान की बेहतरी और उनकी आर्थिक उन्नयन अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें पच नहीं रहा है। हम लोगों को आशंका थी ये लोग करेंगे जब इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने वाले और किसानों की समृद्धि को 2022 तक दुगने से अधिक लागत का दुगने से अधिक दाम देने की कार्रवाई, उनकी आमदनी को बढ़ाने की कार्रवाई जब प्रारंभ होने के लिए कृषि संबंधी क्षेत्र में व्यापक सुधार के कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। योगी जी, मेरा याद करिए, मैंने पिछले पीसी में मैंने इस बात को कहा था, किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके कुछ लोग निशाना साध करके देश में अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, और यह सच साबित हुआ है।
योगी जी, जब योगी जी, योगी जी, मेरा देशद्रोह और इसी से देश जुड़ा हुआ के मेरा अंदर सवाल है मुख्यमंत्री जी, इसी ऐसे से मामलों में संलिप्त तत्वों के पक्ष में समर्थन अब उन मंचों से किया जा रहा है। वास्तव में ये इनके वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित कर रहा है। योगी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि जिस तरह के पोस्टर लगे उसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम जो असम को भारत से काटने की बात कर रहा है, वरवरा राव जो नक्सलियों को सपोर्ट करने की बात करते हैं, किसानों को क्या मतलब है इन लोगों से? ये किसान तो नहीं हो सकते। जिस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, उमर खालिद के पोस्टर वहां पर लग रहे हैं, उसको छोड़ना चाहिए। उमर खालिद क्या कर रहा है? उमर खालिद का किसान से क्या काम है? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि सवाल मेरा ये है, क्या इस आंदोलन को, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, क्या इस आंदोलन को कुछ लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं या हाईजैक कर लिया है? देखिए, भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके देश में अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का, क्योंकि उन्हें यह भी पसंद नहीं कि देश के अंदर जय जवान और जय किसान का नारा इस देश का एक एक नागरिक श्रद्धा और सम्मान के साथ लगाए। जो लोग कश्मीर के खिलाफ आग उगलते हों जी, देश के विखंडन की बात करते हों, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता पर सदैव प्रश्न खड़े किए हों, समस्याएं खड़ी करने का प्रयास किए हों, किसान मंच पर उनके समर्थन में किसी भी प्रकार का वक्तव्य ये पूरी तरह आंदोलन के भटकाव को प्रदर्शित करता है और ये उस वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित करता है। चेहरा किसान का है, लेकिन किसान को आगे करके देश के अंदर अव्यवस्था अराजकता का वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। क्या आपको लग रहा है इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को कभी किसी भी स्थिति में बढ़ावा नहीं देना चाहिए जी। जब इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जी मुख्यमंत्री जी, आपको लग रहा है योगी जी कि क्या इसमें कोई साजिश हो रही है? जैसे शर्जील इमाम, उमर खालिद के पोस्टर लहराए गए हैं, इसमें एक बड़ी साजिश हो रही है, क्योंकि इससे पहले हमने खालिस्तान का एंगल भी जुड़ते हुए देखा था। इन चेहरों का किसान आंदोलन से मतलब क्या है? आखिर ये लोग कब किसान के हितैषी रहे हैं, कब हिंदुस्तान के हितैषी रहे हैं? इस देश का किसान हिंदुस्तान और भारत की इस समृद्धि का पर्याय है। वो हमारा अन्नदाता है। भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में भारत के अन्नदाता किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए अन्नदाता किसान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव इस देश ने सदैव व्यक्त किया है। जी, हमने देश की सीमाओं में रक्षा करने वाले जवानों के प्रति भी और देश के किसान जो इस देश के प्रत्येक नागरिक का भरपेट अन्न उपलब्ध कराने में जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया है, उनके प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव भारत की जनता ने सदैव व्यक्त किया है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों ने, केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, सदैव इस सम्मान का भाव किया है। इसलिए किसानों की आर्थिक समृद्धि के साथ जोड़ने के लिए भी जो योजना चलाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ उसे जोड़ा गया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए उठाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी का एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन उस श्रद्धा और सम्मान को आहत करने का कार्य कर रहे हैं जब यहां पे उमर खालिद और शर्जील इमाम या फिर उन नक्सलाइट को जो भारत की इंटीग्रिटी पर, भारत की सुरक्षा पर, भारत की प्रभुता पर प्रहार करते हैं, जब उन लोगों को वहां पर सम्मानित करने का और उनकी वकालत की जा रही हो, तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि आंदोलन पूरी तरह भटकाव की ओर जा चुका है और ये किसान तो केवल मुखौटा हो गया है। असली निशाना तो क्या नेशनल इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचाना है। योगी जी, क्या आपको लगता है कि मुझे लगता है जिस तरह से भारत भक्त, कोई भी भारत का नागरिक, भारत का कोई जवान, भारत का कोई किसान, भारत का कोई युवा, भारत की कोई महिला, भारत का कोई भी नागरिक योगी जी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। आप स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं
और मैं भी स्पष्ट सवाल पूछता हूं, मैं भी घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछता। और मैं मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं। इस समय देश के करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से, न्यूज 18 के कई चैनल के माध्यम से। मैं आपसे एक बहुत स्पष्ट सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि यह किसान आंदोलन अब जैसा आपने कहा भटक रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अल्ट्रा लेफ्ट, वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के विरोधी है, वो लोग जो देश की आइडियोलॉजी के विरोधी है, वो इस आंदोलन को टेक ओवर कर रहे हैं और इसीलिए यह समाधान पे नहीं आ पा रहा, इसीलिए वो समाधान चाहते ही नहीं है? जब सरकार 10 बार बात कर चुकी है, आज मैंने जो केंद्रीय कृषि मंत्री है उनसे भी संवाद किया, उन्होंने बोला हमने सारे प्रस्ताव दे दिए, लेकिन वो कोई प्रस्ताव मानने को जब तैयार ही नहीं है तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन ही नहीं चाह रहे किसी बात का, और ये लोग उनके पीछे हैं। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं जी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। अगर संवाद बाधित होगा तो स्वाभाविक रूप से जो लोग बाधित कर रहे हैं, इसका मतलब उनका लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास नहीं। और दुर्भाग्य से आपने देखा होगा इस पूरे आंदोलन में नित नई शर्तें जोड़ी जा रही हैं और अब किसानों की बातों को दूर कर दिया गया। अब इसमें उन लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है, उन लोगों को रिहा करने की बात हो रही है जो लोग देशद्रोही मामलों में, भारत की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचाने के मामले में उस टुकड़े टुकड़े गैंग की पैरवी करता हुआ यह आंदोलन दिखाई दे रहा है, जो भारत की संप्रभुता के साथ सदैव खिलवाड़ करने का आदी रहा है। और ये लोग और इनका वास्तविक चेहरा उजागर हो चुका है, जो लोग भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और किसान, हमारे भोले भाले किसानों को निशाना बना करके आज जिस प्रकार की इनके चेहरे देश के सामने और समाज के सामने आए हैं, ये चीजें इस बात को बताती हैं कि वही शहरी नक्सली, वही तत्व जो भारत की एकता और अखंडता जिन्हें बर्दाश्त नहीं, वही लोग जो अलग अलग प्रकार से कहीं लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर, कहीं कोई एक्टिविस्ट के नाम पर देश के अंदर उपद्रव और अराजकता फैलाना ही जिनका विदेशी जूठन खा करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का जो कुत्सित चेष्टा कर रहे थे, वे लोग आज फिर से जब उन्हें कहीं कोई अवसर नहीं मिला तो उन्होंने भोले भाले किसानों को निशाना बनाया है। केंद्र सरकार बार बार कह चुकी है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं जी। कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन आश्चर्य करेंगे, पहले बातचीत के पहले ही यह घोषणा करना कि नहीं, हम इनसे पहले, यानी संवाद को बाधित करने के लिए पहले ही घोषणा बाहर कर दी जाती है, तब फिर बातचीत करने के लिए लोग जाते हैं। यह क्या मतलब है? दूसरा, रोज नई शर्तों को जोड़ना, यह क्या बात होती है भाई? संवाद से आप बैठिए, आप अपनी बात बताइए, 1 2 3 4 5, हमें कृषि संबंधी सुधार के 3 जो कानून बन रहे हैं, इन 3 कानून में क्या क्या आपको कमी नजर आती है, आप उसके बारे में बताइए योगी जी। अब और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में उसके बारे में बोलिए। जी मुख्यमंत्री जी, अब समस्या यह खड़ी हो गई है कि ये कुछ लोग जो हैं ये दिल्ली को बंधक बनाने की बात कर रहे हैं, जैसा शाहीन बाग में हुआ उसी तरह का घटनाक्रम हम देख रहे हैं। कह रहे हैं हम आगरा और दिल्ली हाईवे बंद कर देंगे, हम मथुरा और दिल्ली हाईवे को रोक देंगे, हम जयपुर और दिल्ली हाईवे को रोक देंगे, हम नेताओं का घेराव करेंगे, मंत्रियों का घेराव करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये शाहीन बाग, मैं बड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, शाहीन बाग पार्ट 2 करने की एक कोशिश है जिसमें सिस्टम पूरा चरमरा जाए, दिल्ली बंधक बन जाए, यूपी से कोई बाहर ना आ पाए? क्या आपको लगता है पूरा आंदोलन अब उस दिशा में चल पड़ा है? अगले 2-3 दिन में क्या होगा किसी को नहीं पता। शाहीन बाग के पीछे कौन लोग थे? आगे शाहीन बाग के पीछे कौन लोग थे, कौन चेहरे थे? और शाहीन बाग के पीछे जो चेहरे थे, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि इन लोगों ने दिल्ली के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था और अराजकता का एक मंचर खड़ा किया था। जब भी इस प्रकार के चेहरे आगे बढ़ेंगे और किसी भी व्यवस्था
को बंधक बनाने का प्रयास करेंगे, अंततः कॉमन मैन ही उससे प्रभावित होगा। एक किसान, एक नौजवान, महिलाएं और एक सामान्य नागरिक, ये सभी उससे प्रभावित होंगे और ये लोग उसी तर्ज पर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करने का कुछ सी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें वे सफल नहीं होंगे। देखिए, हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर किसान के आर्थिक हितों की चिंता करना, हर एक किसान और हर एक मजदूर के आर्थिक उन्नयन के लिए कार्य करना, ये सरकार का दायित्व है। सरकार अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी जी। लेकिन साथ साथ हर नागरिक को सुविधा देना, हर नागरिक को सुरक्षा देना, ये भी सरकार का दायित्व है। सरकार जी अपने उस उत्तरदायित्व को पूरी निष्ठा और पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसको दोहराएगी, उसको लागू करेगी। किसानों में हम जो लोग फिर भी अपील करेंगे जी कि जो भी किसान बंधुओं को या जो भी लोग हैं, आंदोलनकारी जो भी हैं, उन्हें जो भी बात कहनी है, जब सरकार ने हर एक स्तर पर संवाद के लिए रास्ते खोले हैं, हमें संवाद से समस्या का समाधान निकालना चाहिए। जिद, ये महज जिद ही होती है और जिद से समस्या का समाधान नहीं निकलता है। समाधान का रास्ता निकालने की दिशा में उन्हें आगे आकर के अपनी बात को सरकार के सामने रखना चाहिए। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री, स्वयं कृषि मंत्री जी, स्वयं गृह मंत्री जी ने और केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक टीम ने लगातार बातचीत की, संवाद बनाया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों ने किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, संवाद बनाया जी। लेकिन उस सब के बावजूद कोई ना कोई बात तो है कि रोज नई शर्तें आना, नई तरीके से उसको आगे बढ़ाना, और अब ये शर्तों का सिलसिला वहां तक पहुंच गया है कि जो लोग भारत की एकता और अखंडता को, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, अब उनकी रिहाई की मांग होने लग गई है। तो ये स्पष्ट किया जा सकता है योगी जी, भारत बंदी की घोषणा करना, पहले कहना कि हम राजनीतिक दलों को अपने मंच पे नहीं आने देंगे, बाद में भारत बंद में सबको शामिल करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास होता है। जी। ये चीजें कब तक और कहां तक जाएगी, इसके बारे में सोचना चाहिए। योगी जी, किसानों में जो असंतोष दिख रहा है, उसमें खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उनको? आप जान रहे हैं राकेश टिकैत और उनके साथी भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, और भी कई संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दो चीजें साफ हैं। एक, भारत सरकार के द्वारा जब कृषि संबंधी ये बिल पास किए गए थे, किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया था। जी। याद करिए, जब इसका ऑर्डिनेंस आया था तो इसका स्वागत किया गया था। मेरे पास वो पेपर कटिंग भी हैं। जब कृषि संबंधी इन सुधारों के बारे में बहुत सारे लोगों ने तो इस बात को कहा कि ये चौधरी साहब ने 27 साल पहले इसकी मांग की थी, या किसी ने अन्य प्रकार से इस बात को कहा था, और इसका हम स्वागत करते हैं। जब केंद्र सरकार ने सभी कृषि संबंधी कानून पास किए थे तो मैंने प्रदेश के कुछ किसान नेताओं को भी बातचीत के लिए बुलाया था। वे लोग मेरे पास आए थे। मैंने उनको इस बारे में पूछा, मैंने कहा भी आखिर क्या मामला है? उन्होंने कहा साहब कोई मामला नहीं, हम इससे संतुष्ट हैं। और उस समय कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। देखिए, एपीएमसी जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसकी मांग आज से नहीं हो रही है। जब शरद पवार जी देश के कृषि मंत्री थे, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, 2010 और 11 के दौरान उन्होंने सभी राज्यों को पत्र भेजा था। जी। याद करिए, 2014 में जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार वहां पर हारी थी, तो राहुल गांधी ने हार के पीछे वहां पे फल और सब्जियों को मंडी शुल्क से मुक्त न करने की विफलता को माना था। 2019 के कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो को देखिए। जी। कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो इस बात की गवाही करता है कि उन्होंने इन कृषि संबंधी सुधारों की वकालत की है। कृषि संबंधी जो स्टैंडिंग कमेटी है संसद की, जी, उस कमेटी की बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने
इन संशोधनों का समर्थन किया है? क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, क्या आम आदमी पार्टी और क्या अन्य दल, चाहे वह एनसीपी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, ये सभी दल इसकी वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपने यहां एपीएमसी एक्ट को संशोधन पास करने के साथ नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बंद का समर्थन करते हुए सिंधु बॉर्डर पर भी उनके मुखिया पहुंच जाते हैं। यानी आश्चर्य होता है मुझे, ये दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है? योगी जी, ये तो सियासत है। एक और आप अपनी विधानसभा में कुछ और करते हैं, ये तो अवमानना है विधानसभा की। योगी जी, ये तो सियासत है। दूसरी तरफ वहां जाकर के आप उसी के विरोध में आप वहां भी खड़े होते हैं। जी, ये दोनों देखिए, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू नहीं चलेगा जी। ये दोहरा आचरण अच्छा नहीं। आप एक तरफ उस एक्ट को के प्रावधानों का स्टैंडिंग कमेटी में समर्थन करते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाते हैं, जब आपकी सरकार होती है, आपकी पार्टी की सरकार होती है, तब आप उसकी वकालत करते हैं। और अगर किसानों के व्यापक हित में केंद्र की मोदी सरकार ने इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, उन स्थितियों में हम गुमराह करके एक झूठ को बार बार बोल करके हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक कम्युनिज्म की थ्योरी रही है शुरू से, एक झूठ को 100 बार झूठ एक 100 बार बोल दो तो सच हो जाएगा। देखिए, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। योगी जी, आपने कहा इसलिए इनका ये झूठ नहीं चलेगा। मेरा एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, बार बार इनको जवाब दिया है, आगे भी जवाब देगी। मेरा एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। आपने बोला मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलता सियासत के अंदर, लेकिन सियासत में जिन आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, जिनके मैनिफेस्टो में ये सब कुछ था, लेकिन वही राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि किसानों का केंद्र से भरोसा जो है, राहुल गांधी का कहना है कि किसानों का सरकार से भरोसा, केंद्र सरकार से भरोसा जो है वो उठ गया है और सरकार किसी तरह की गलतफहमी ना पाले, ना कि किसान डर गया है। उनका तो कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चोर दरवाजे से सब कुछ करना चाहती है और अपने सूट बूट के दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहती है। राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी ने तो तगड़ा हमला करा है। प्रियंका वाड्रा भी, राहुल गांधी भी। ये तो बिहार विधानसभा के चुनाव ने लोकतंत्र में जी जनता जनार्दन का स्वरूप होती है और जनता अपना फैसला कर चुकी है। जी, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटना, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ना और भारतीय जनता पार्टी जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बिहार के अंदर बनना, ये कोरोना कालखंड के दौरान चुनाव हुए, देश के अंदर तमाम उपचुनाव हुए और अभी हाल ही में भाग्यनगर के मतदाताओं ने भी अपना फैसला कर दिया। कहां कांग्रेस चली गई, यानी ढूंढे भी नहीं मिल रही है। पता नहीं कब सद्बुद्धि आएगी इन लोगों को। देश की जनता, याद रखना, मैं एक दिन एक समाचार पत्र देख रहा था जी, उत्तर प्रदेश का एक किसान अपनी 12 बीघा लैंड इतना विश्वास है कि मोदी जी के नाम पर लिखती है। कहती है, साहब मुझे देश के अंदर किसी एक व्यक्ति पे विश्वास है तो वह श्री नरेंद्र मोदी हैं। यह है विश्वास। वह किसान कहीं और का नहीं जी, मैनपुरी का किसान है। मैं और इस देश का एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक समाज का हर तबके का व्यक्ति, एक एक महिलाएं देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करती हैं, उनके प्रति बार बार विश्वास व्यक्त कर चुकी हैं। 2014 हो, 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, अभी बिहार विधानसभा के चुनाव परिणामों ने, उपचुनावों के परिणामों ने यह सब साबित किया है। इसके लिए हमें राहुल गांधी जी जैसे फ्लॉप नेताओं के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, लेकिन किसानों के प्रति भारत सरकार ने जिस संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए हैं, कार्यक्रम बनाए हैं, हर हाल में किसानों की समृद्धि हमारा लक्ष्य है।
लेकिन अगर आप राहुल किसान गांधी प्रतिनिधि को, किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए योगी जी कोई आप, सुझाव देते हैं, इसके बाद भी कोई सुझाव देते हैं, जी भारत सरकार तो बातचीत करने को तैयार है। आप क्यों हम राहुल संवाद गांधी को बाधित कर फ्लॉप रहे हैं? मान रहे हैं? वे संवाद करें। जी ये लोग मीडिएटर की भूमिका में क्यों आए हैं? जी और मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने किसानों को ठगा है, किसानों को शोषण किया है। 2004 से 2014 के बीच देश के अंदर सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। लेकिन आप ये तो बदहाली राहुल के कारण गांधी की को है। फ्लॉप नेता मान रहे हैं। और स्वर्गीय राजीव गांधी जो बात कहते थे जी कि 100 रुपया भेजते हैं 10 ही रुपया पहुंचता है, आज तो मोदी जी ने 100 रुपया भेजने की गारंटी किसान के अकाउंट में दे दी है। जी ये मीडिएटर जितने हैं ना, ये वही मीडिएटर हैं जो बीच में डकैती डालते बिचौलिया आप थे। कह रहे हैं। आज परेशानी तो उन्हें हो रही है। योगी और योगी जी इसीलिए आपने जो बात बोली, ये लोग नहीं चाहते हैं जी सर, कि ये लोग इसीलिए नहीं चाहते हैं कि कोई अच्छा कार्य हो, और इसके लिए इनके द्वारा इस प्रकार की चीजें की जा रही हैं। योगी जी आपने बोला राहुल गांधी फ्लॉप नेता है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि देश का भविष्य ही राहुल गांधी है, उनको तो राहुल गांधी पे ही भरोसा है। ये तो 2014 और 2019 के चुनाव परिणामों ने भी दिखा दिया है कि देश का भविष्य कौन है। मैं अखिलेश यादव पे आता देश का हूं। वर्तमान और देश का भविष्य कौन है, ये 2014 और 2019 के चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया है। मैं अखिलेश यादव से आता हूं। अखिलेश यादव भी, समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है इस पूरे किसान आंदोलन में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कदम कदम बढ़ाए जा, जंग है जमीन की, तू जान भी लगाई जा। और भी वो बहुत कुछ कह रहे हैं जवान किसान पर। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारत बंदी के दौरान उत्तर प्रदेश बंदी का इन्होंने प्रयास की घोषणा की थी, आखिर फ्लॉप साबित हुआ ना। एक भी दुकान बंद नहीं हुई, एक भी दुकान बंद नहीं हुई कहीं भी। एक भी किसान इनके समर्थन में सामने वो तो नहीं जान आया। लगाने की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का किसान इस बात को जानता है कि किसानों का वास्तविक हितैषी कौन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए, चाहे वह किसानों के कर्ज माफी का कार्यक्रम रहा हो। आप सोचिए, बाण सागर की परियोजना 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने रखी थी, पूरी नहीं हो पाई। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोगों ने 1977 की उस परियोजना को पूरा करके किसानों को आज हम जल दे रहे हैं। यही नहीं, मध्य गंगा की परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जी, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी 1 दर्जन परियोजनाओं को मार्च 21 तक हम पूरा करके 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि क्षेत्र को सिंचन की सुविधा दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं जी, यानी 1,12,000 करोड़ रुपए तो हम केवल गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान किए हैं, 1,12,000 करोड़। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव कह रहे हैं, योगी जी फिर भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पैसा मिला। प्रोक्यूरमेंट जी, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी हमारी सरकार लेके आई जी, और किसान को इस समय धान क्रय केंद्र चल रहे हैं हमारे 4300 से अधिक, 4,300 से अधिक क्रय केंद्र धान का क्रय कर रहे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन हमारा इससे भी आगे की सोच है जी, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। किसान की उपज पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। किसान केवल अपनी मंडी ही नहीं, अगर उसे लगता है कि मंडी के बाहर दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में या किसी दूसरे देश में अगर उसकी उपज को ज्यादा दाम मिलता है तो वहां जाने के लिए स्वतंत्र होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यही तो ये कानून इनको, यही तो ये अधिनियम किसानों को अधिकार दे रहा है। लेकिन आप तो इतनी, कोई टैक्स नहीं। आप कह रहे हैं कि आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। ये उस समृद्धि के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है और यही तो इनको परेशानी है कि किसान को सीधे ये लाभ कैसे मिल रहा है। जी, उनको इसी चिढ़ के कारण ये लोग गुमराह करके इस पूरे आंदोलन में जो है किसान तो अब मुद्दा ही नहीं रहा।
लेकिन उनको कृषि की भरोसा, बेहतरी मुद्दा ही नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव और विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ये किसान का आंदोलन अगर बड़ा होगा तो केंद्र में नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा जब जवान भी खिलाफ, जब किसान भी खिलाफ, तब उत्तर समझो प्रदेश के अंदर दम्भी सत्ता के इस दिन किसान बचे हैं आंदोलन 4। के दौरान ही उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव के परिणाम ने साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा गठबंधन बनाने का प्रयास किया था, गठबंधन बनाने का प्रयास किया था। मायावती और अखिलेश यादव साथ में आए थे। जनता इनकी वास्तविकता देख रही है, जनता इनको नकार चुकी है, खारिज कर चुकी है। लेकिन अब तो प्रियंका गांधी उत्तर वाड्रा भी प्रदेश यूपी में बहुत घूम रही है योगी जी। 119 चीनी मिलें कोरोना कालखंड के दौरान चलाए हैं योगी जी अब तो प्रियंका और वाड्रा यही भी नहीं, बहुत घूम रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी अगर हम देखेंगे जी 2 करोड़ 20 लाख से अधिक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भारत सरकार लगातार पैसा भेज रही है। ये चीजें साबित करती हैं किसानों में खुशहाली आ रही है, किसानों की समृद्धि के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है, उनकी उपज का दाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री उत्तर जी, प्रदेश के अंदर आपको मैं बताऊं मकई के बारे में। हाँ, मेरा सवाल मकई, जी बताइए। हाँ देखिए मकई के बारे में, देखिए पहले इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता था जी, और न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने के कारण मार्केट में मकई का दाम 800 से लेके 1000 के बीच में किसान को मिल पाता था जी। लेकिन जब 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 जींस में मकई को भी शामिल करके इसका समर्थन मूल्य घोषित करके इसके प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था प्रारंभ कराई, इसी मकई का उत्तर प्रदेश के किसानों को 1900 से लेके 2200 दाम मिला है। सरकारी क्रय केंद्रों में भी और निजी केंद्र जो प्राइवेट सेक्टर ने भी खोले थे वहां पर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जब होगी जी, इस कंपटीशन से मार्केट में दाम बढ़ेंगे योगी जी, और उसका लाभ अंततः किसान को होगा क्योंकि किसान सीधे उसको बेचेगा। क्योंकि हम तो स्वाभाविक रूप से जो मीडिएटर हैं जी परेशानी उनको है, किसान को नहीं है। योगी जी मेरा एक सवाल है, गारंटी तो मोदी सरकार दे रही है कि किसान को हम सीधे इसका लाभ देना चाहते हैं। अखिलेश जी को भी यही परेशानी है जी, कांग्रेस को भी यही परेशानी है क्योंकि जो ये बिचौलियों की भूमिका होती थी जो किसान का शोषण करते थे जी, आज जब उसको साइड लाइन किया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से उन बिचौलियों के हितैषी तो परेशान होंगे ही होंगे और ये परेशानी इसी बात को प्रदर्शित करता है। मैं चाहता हूं आप थोड़ा संक्षेप में जवाब दें, खासतौर पर प्रियंका वाड्रा को। अब तो आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव की सिर्फ बात नहीं, अब तो प्रियंका वाड्रा भी उत्तर प्रदेश बहुत घूम रही हैं। हालांकि नतीजों में उनकी पार्टी की कई जगह जमानत जब्त हो गई इस बार जब बाय इलेक्शंस हुए, लेकिन उनको भी बहुत उम्मीद है। तो 2022 में आपका मुकाबला आप किससे मानते हैं? आप अखिलेश यादव से मानते हैं, आप मायावती से मानते हैं, आप जयंत चौधरी से मानते हैं, आप प्रियंका वाड्रा से मानते हैं? आपका मुकाबला किसके साथ है? क्योंकि हो सकता है ये सब लोग एक साथ भी आ जाए आपके खिलाफ, योगी वर्सेस ऑल हो जाए। 2022 का चुनाव जी देखिए, 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में तय कर चुकी है, 2019 में तय कर चुकी है और अभी जो उपचुनाव हुए हैं इन उपचुनाव ने भी तय कर दिया है। उपचुनाव के पहले ये सभी दल बोलते थे ना कि ये उत्तर प्रदेश चुनाव के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में सब बाहर हो चुके हैं जी, तो ये फाइनल कहां खेलने वाले हैं लोग? ये तो पहले ही अपनी उसी, देखिए ये वही खिसियाहट है कि जनता ठुकरा चुकी है, जनता उन्हें बेनकाब कर चुकी है और आज इनके वास्तविक चेहरे किस रूप में सामने आ रहे हैं कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कांग्रेस प्रभारी हैं। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? लोकसभा चुनाव में भी तो प्रभारी थे, कितनी सीटें मिली हैं? उपचुनाव में अभी उपचुनाव हुए थे, इसमें भी कितनी सीटें मिली हैं, कितना वोट मिला है? देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं
चुनाव लड़ने का अधिकार हर राजनीतिक दल को है, लेकिन झूठ बोल करके, झूठे वक्तव्य देकर के, भोले भाले किसानों के, मजदूरों के कंधों पर बंदूक रख करके, मेरी उनसे सबसे भी अपील है कि हमारे भोले भाले किसानों के भविष्य के साथ वे लोग खिलवाड़ न करें। जी, मैं अब एक और राज्य उनकी पर आता हूं। समृद्धि का जो मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशस्त किया है, जी, इस मार्ग में लोग बाधक न बने, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, किसान जी, समृद्धशाली होगा तो पूरा देश समृद्धशाली होगा। जी योगी जी। और अब जिन्हें भारत समृद्धशाली अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग यहां पे इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल होकर के गुमराह करने वाले वक्तव्य देते हैं और ये लगातार गुमराह कर रहे हैं। अब मैं हैदराबाद की बात करना चाहता हूं। आपने भाग्यनगर की बात करी और भाग्यनगर में आप गए और भाग्यनगर का भाग्य बदल गया, यानी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। योगी जी, हैदराबाद में बीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ, क्या आपका यह अनुमान था कि इसी तरह का प्रदर्शन होगा? और आपने यह भी कहा कि बीजेपी अगर पूर्ण रूप से जीती तो हैदराबाद का नाम करके भाग्यनगर होगा। असउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पुश्ते बीत जाएंगी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की, लेकिन हैदराबाद का नाम भाग्यनगर नहीं बदलेगा। तो हैदराबाद के भाग्य पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो पुश्ते नहीं बीतेंगी भाई, यहां तो उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया है जी, यहां तो हमने इसी पुश्त में अपना कर दिया है। फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल नगर कर दिया है। एक बार तेलंगाना और हैदराबाद में आने दीजिए ना, तो पुश्त बीतने की आवश्यकता ही नहीं, फिर वो तो उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि हमें क्या करना है। जी, एक गलत फहमी हुए पाले जिन्हें कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया है। हम लोगों ने अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण की बात की, उसका रास्ता प्रशस्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से सारे कार्यक्रम आगे बढ़े और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या का वह कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। हम लोगों ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने की बात कही थी। आखिर 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर की जनता को इससे मुक्त कराते हुए कुल 3-4 परिवारों की जो एक बपौती बन चुका था जम्मू कश्मीर, उससे मुक्त कराते हुए आज कश्मीर में धारा 370 को भी समाप्त करके विकास का पहिया गांव से जाएगा, गरीब के घर से जाएगा, नौजवान उसका माध्यम बनेगा, महिलाएं उसका नेतृत्व करती हुई दिखाई देंगी। आज जम्मू कश्मीर के अंदर यह नजारा देखने को मिल रहा है। जी, तो वो काम तो हम लोगों ने वहां भी किया, ठीक है। जो कहा सो करके दिखाया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी न केवल केंद्र की सरकार, अपितु जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आप हैदराबाद को आप भाग्यनगर क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल आपसे ट्विटर पर कई दर्शक हमारे पूछना चाह रहे हैं, क्या जवाब है आपका? आपने क्यों बोला जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, इतिहास नहीं जाना है, जी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भाग्य लक्ष्मी का, देवी भाग्य लक्ष्मी का पावन मंदिर वहां पर है और उसी नाम पर उसका नाम ही भाग्यनगर था। जी, देखिए 14वीं सदी तक वहां पर चालुक्य वंश का शासन था और उस समय भाग्यनगर के रूप में ही वह जाना जाता था। बाद में समय और परिस्थितियां बदली, बाद में जो चीजें सामने आई हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन मुझे लगता है ये चीजें फिर परिवर्तन होंगी जी, और वहां की जनता इन चीजों के प्रति पूरी तरह आग्रही है। हमें जन आस्था का सम्मान करना चाहिए और जन भावनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। जी। पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अब चुनाव है, मेरा आपसे सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस जगह का आपको नाम बदलवाना है? देखिए, बंगाल तो हमारी जो है भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा धरोहर है। जी, भारत की एक लंबी परंपरा बंगाल से आगे बढ़ती है, तो स्वाभाविक रूप से
बंगाल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हमारा आदिकाल से है। अगर हम गंगोत्री की पूजा करते हैं तो गंगा सागर की भी आराधना करते हैं। तो गंगा से गंगोत्री तक की ये यात्रा पूरी होगी और चिंता मत करिए, हम एक एक करके हर एक स्थल पर पहुंचेंगे और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी निश्चित आएगी। कोई संदेह कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बंगाल के अंदर कर रहा है वो अभिनंदनीय है। और केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं, डेवलपमेंट की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो कार्यक्रम देश के अंदर प्रारंभ किए हैं, आखिर बंगाल को भी तो उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए भी जिससे वहां के गांवों की तस्वीर को बदला जा सके, जी, वहां के नौजवानों के हाथ को रोजगार दिया जा सके, किसानों का आर्थिक उन्नयन किया जा सके, वहां की मातृशक्ति को भी आर्थिक समृद्धि का लाभ मिल सके, वहां का हर तबका विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए अंदर आवश्यक है। एक आप कानून लेकर आए लव जिहाद का, उसको लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हो गए। हालांकि आपके कानून को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री ने बोला योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, अनिल विज ने बोला योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, और एमपी के गृह मंत्री भी कह रहे थे कि हम कानून को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसको कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, वो कह रही है कि लोगों के प्यार पे भी पहरा बिठाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, और एक लुटियंस लॉबी है वो तो एकदम आपके खिलाफ लग गई है, पूरी दिल्ली से लेकर मुंबई तक। वो कह रही है योगी आदित्यनाथ पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, जो जनहित में होगा, प्रदेश हित में होगा, देश हित में होगा, हम वही करेंगे। लव के नाम पर जिहाद नहीं हो सकता। प्यार ये भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक अभिन्न पार्ट है और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से उसको व्यक्त करने का भी एक माध्यम होता है। छल, छद्म और धोखे से हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करें, किसी बालिका या किसी महिला के भविष्य को बर्बाद करें, ये छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। और ये कानून छल, छद्म और धोखे से जी किए जाने वाले किसी भी ऐसे कृत्य को पूरी तरह रोकेगा और उसके तहत कार्रवाई यहां पे शुरू हो चुकी है। आखिरी सवाल आपसे मेरा, खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो तूफान खड़ा हुआ आपके मुंबई दौरे से, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो हर सरकार का दायित्व तो बनता है कि अपनी पॉलिसी लेकर के आए, पर आप जहां जाते हैं हेडलाइन बन जाती है, उस प्रकार की सुविधा दे, उस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, उत्तर प्रदेश की पॉलिसी बेहतर है, उत्तर प्रदेश उस प्रकार का माहौल देने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मार्केट भी है, बाजार भी है। तो उत्तर प्रदेश को जी अपनी फिल्म सिटी स्थापित करने, जो देश और दुनिया की बेहतर फिल्म सिटी हो, जो किसी संकीर्ण मानसिकता का नहीं होगा, ये देश की फिल्म सिटी होगी, देश की फिल्म सिटी होगी। सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधा वहां देने जा रहे हैं, बेहतर सुरक्षा देने जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। निवेश तो सुरक्षा और अपनी पॉलिसी के अंदर आप जितना लेके आ सकते हैं वह उसका एक माध्यम बनेगा और उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से ये कोई हाईजैक नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से हमें लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड जारी करने थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मुझे वहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होना था, इसलिए मैंने सभी अन्य पक्षों के साथ भी बातचीत करना प्रारंभ किया और वे सभी लोग, मैं धन्यवाद दूंगा फिल्म जगत के लोगों से भी, अपने देश के नामी जो निवेशक और उद्यमी हैं उन लोगों को भी जी, और अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं, जिन लोगों ने वहां पर बड़ी सहजता के साथ मुझसे मुलाकात की और प्रदेश के विकास में एक सकारात्मक उनका जो है रुख रहा है। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबको हृदय से साधुवाद भी देता हूं। जी लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पता नहीं क्यों
हमारे कुछ मित्रों को इस प्रकार की एक सकारात्मक पहल बुरा लगती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव सोच का नहीं होता है जी योगी जी, और सही सोच नहीं सकता, सही कर नहीं सकता, तो सही देख भी नहीं सकता है। इसलिए वो हर सही कार्य में कुछ ना कुछ विरोध का स्वर, हर एक कार्य में विरोध, हर एक कार्य में विरोध। भाई, अगर कोई परेशान है मुंबई में, तो ये वहां की सरकार को देखना चाहिए था। ये मेरा विषय नहीं। उनको लग रहा है आप निवेशक को उनके जो यहाँ से सुरक्षा और छीन के सुविधा लेके दे जा सके, रहे हैं। वहां जाएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके यहाँ से छीन के लेके जा रहे मैं हैं। किसी की टीम को लेके नहीं जा रहा हूं। हम किसी को नहीं लेके जा रहे हैं। हम जी। किसी को वो नहीं कर रहे हैं। हमने तो अपनी पॉलिसी दी है, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया है जी। उनके अनुभवों को शेयर करके, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। और अभी आप देखते रहिए, ये कार्यक्रम आपको आगे चलने दीजिए। जी बिल्कुल, आगे भी बहुत आपसे कुछ होना, अभी तो शुरुआत है। आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। आपने इतना समय दिया न्यूज़ 18 को, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी, आपने स्पष्ट बात करी, किसान से लेकर नमस्कार, बंगाल बहुत-बहुत तक और धन्यवाद। बंगाल से लेकर हैदराबाद तक।